आ देखें जरा किसमें कितना है दम। नवनीत की हुंकार, उद्धव पर प्रहार, महाराष्ट्र की सियासत में बवाल तो मैं लेकर आया हूं इंडिया का सवाल। नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो इंडिया का सवाल लेकर। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पर राणा की महाभारत जारी है। चालीसा के बाद नवनीत राणा ने आज उद्धव ठाकरे को चुनावी चुनौती दे डाली। नवनीत राणा ने चैलेंज दिया, उद्धव ठाकरे में अगर दम है तो वे उनके खिलाफ कहीं से भी चुनाव जीत कर दिखाएं। राणा के तल्ख तेवर बताते हैं कि वो घायल शेरनी की तरह गुस्से में हैं और किसी भी हाल में उद्धव सरकार को बख्शने के मूड में नहीं। कल नवनीत राणा दिल्ली भी आने वाली हैं और लोकसभा स्पीकर से मुलाकात करेंगी। इसके पहले शिकायत कर चुकी हैं और अपने साथ हुई ज्यादतियों की शिकायत भी करेंगी। लेकिन कोर्ट की शर्तों के बावजूद जिस तरह से नवनीत राणा ने मीडिया से बात की, उसके बाद उन्हें अदालती कार्रवाई का सामना फिर से करना पड़ सकता है, क्योंकि अदालत ने बेल देते वक्त मामले में मीडिया से बात न करने की हिदायत दी थी। अपने मेहमानों से बात करें उससे पहले आप देखिए इंडिया का सवाल के प्रोड्यूसर नवीन मिश्रा की इंडिया का सवाल की ये रिपोर्ट। जेल के बाद भी नहीं झुका नवनीत राणा का बल। अस्पताल से छुट्टी मिलते ही दहाड़ी घायल शेरनी। उद्धव को दी चालीसा के बाद चुनाव की चुनौती। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को नवनीत राणा ने एक बार फिर खुला चैलेंज दिया है। हनुमान चालीसा की चुनौती पर पहले जेल फिर अस्पताल के चक्कर के बाद भी नवनीत राणा का हौसला डिगा नहीं। विदर्भ की शेरनी ने अस्पताल से छूटते ही हुंकार भरी और उद्धव ठाकरे को हनुमान चालीसा की चुनौती के बाद चुनाव लड़ने का चैलेंज दिया। एक बात बोलना चाहूंगी, उद्धव ठाकरे जी को भी बोलना चाहूंगी, इतना अत्याचार तुम्हारे पास पावर है, पावर का दुरुपयोग तुमने किया है, तो मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि लोगों के बीच में आकर इलेक्शन लड़कर चुन के दिखाइए। महाराष्ट्र में कोई भी डिस्ट्रिक्ट आप चुनिए और लोगों की सेवा करके आना जिसे कहते हैं वहाँ खड़े रहिए और आपके विरोध में आपके सामने मैं खड़ी रहूंगी और चुन के आपने दिखाना कि महिला ताकत के सामने और ईमानदारी और मेहनत के सामने किस तरीके से चुन के कौन आ सकता है। अगर दम है, आज आपके पूर्वजों के नाम से आपको आज पद मिला है मुख्यमंत्री का, पर जनता के सामने आकर आप लड़के दिखाइए और आपके सामने एक महिला ताकत किस तरीके से खड़ी रहेगी वो मैं आपको जवाब दूंगी। विरासत की खाट पर चढ़कर सियासत आगे बढ़ाने वाले उद्धव पर हमलों की बौछार हुई। राणा यही नहीं रुकी, राणा ने जेल में सरकार पर यातनाएं देने का आरोप लगाया। राणा ने कहा अगर भगवान राम और हनुमान का नाम लेना गुनाह है तो वो 14 साल तक जेल में वनवास काटने को तैयार हैं। मेरे लिए अन्याय हुआ, लॉकअप से लेकर जेल के प्रशासन से लेकर सभी जगहों पे, इसका मैं आप लोगों को डिटेल में बात करूंगी। नवनीत जी आपके घरों पर टीएमसी का अभी जो अत्याचार मुझ पे हुआ, जिस तरीके से मेरे साथ में जो भी लॉकअप से लेकर जेल तक हुआ और चेकअप को डॉक्टर ने लिख के दिया कि अर्जेंट इनका चेकअप होना चाहिए बिकॉज शी इज फेसिंग अ मेजर प्रॉब्लम स्पॉन्डिलाइज एंड माई लोअर वेस्ट बैक, चूंकि उसका इंजरी जो है वो मेजर हुई है तो शी शुड गेट चेकअप 27 से लेकर 4 तारीख। अगर हनुमान चालीसा और राम भगवान का नाम लेना अगर 14 साल रहने को मैं जेल में तैयार हूँ। अगर ये लगता है कि वो एक महिला की आवाज जेल के माध्यम से अगर दबा सकते हैं तो 14 दिन में महिला दबने वाली नहीं। हमारी लड़ाई जो है वो भगवान के नाम की लड़ाई है और मैं आगे भी उसको कंटिन्यू करने वाली हूँ। महाराष्ट्र में हिंदुत्व की लड़ाई का नया चेहरा बनी नवनीत राणा रविवार को जब मीडिया के सामने आई तो वो भगवा वस्त्र में थी। उनके हाथ में हनुमान चालीसा थी। केसरिया रंग की साड़ी पहने हुए नवनीत राणा का उनके समर्थकों ने शंख बजाकर स्वागत किया। उन्हें भगवान हनुमान की मूर्ति भेंट की।
साथ ही राम नाम की लिखी चादर पहनाई। केसरिया वस्त्र पहने नवनीत राणा के तेवर और आव भाव देखकर ही समझ में आ गया था कि वो उद्धव और उनकी सरकार पर बरसने वाली हैं, और हुआ भी ऐसा ही। एक बात कहना चाहूंगी, उद्धव ठाकरे जी को भी बोलना चाहूंगी, इतना अत्याचार तुम्हारे पास पावर है, पावर का दुरुपयोग तुमने किया है, तो मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि लोगों के बीच में आकर इलेक्शन लड़कर चुन के दिखाइए। महाराष्ट्र में कोई भी डिस्ट्रिक्ट आप चुनिए और लोगों की सेवा करके आना जिसे कहते हैं वहाँ खड़े रहिए, और आपके विरोध में आपके सामने मैं खड़ी रहूंगी और चुन के आपने दिखाना कि महिला ताकत के सामने और ईमानदारी और मेहनत के सामने किस तरीके से चुन के कौन आ सकता है। अगर दम है, आज आपके पूर्वजों के नाम से आपको आज पद मिला है मुख्यमंत्री का, पर जनता के सामने आकर आप लड़के दिखाइए और आपके सामने एक महिला ताकत किस तरीके से खड़ी रहेगी वो मैं आपको जवाब दूंगी। हनुमान चालीसा विवाद में जेल जा चुकी नवनीत राणा को 5 मई को कोर्ट से जमानत मिली। नवनीत राणा को बेहद सख्त शर्तों पर बेल मिली है। कोर्ट ने मीडिया से बात करने और विवादों से बचने की हिदायत दी है, लेकिन रविवार को जो रुख नवनीत राणा ने दिखाया, उसके बाद राणा को इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है। नवनीत राणा की जमानत रद्द हो सकती है। अदालत सख्त चेतावनी दे सकती है। पुलिस को गिरफ्तारी के आदेश दे सकती है। कोर्ट की अवमानना का मामला बन सकता है। आइए आपको बताते हैं नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को बोरीवली में मुंबई सेशंस कोर्ट ने किन शर्तों पर जमानत दी। राणा दंपत्ति मामले पर मीडिया से बात नहीं करेंगे, सबूतों के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं करेंगे, जिस मामले में गिरफ्तारी हुई है वो काम नहीं करेंगे। राणा दंपत्ति पुलिस जांच में सहयोग करेंगे। इतनी चेतावनी और शर्तों के बावजूद भी जिस तरह का रुख नवनीत राणा ने दिखाया है, उसकी सुगबुगाहट शनिवार को ही सुनाई दी गई थी, जब मुंबई के लीलावती अस्पताल में नवनीत राणा से मिलने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस पहुंचे। उनके साथ महाराष्ट्र बीजेपी के विधायक आशीष शेलार भी मौजूद रहे। बता दें, जेल से छूटने के बाद नवनीत राणा को स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या की वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया। नवनीत राणा लगातार उद्धव सरकार पर हमलावर हैं, तो दूसरी तरफ से राणा की भी घेराबंदी जारी है, क्योंकि राणा दंपत्ति की खार स्थित आवास पर बीएमसी बुलडोजर चलाने की तैयारी में है। कुछ दिन पहले ही राणा को इस संबंध में नोटिस दिया गया। नोटिस में अवैध निर्माण के आरोप लगाए गए। सियासत में शय और मात का खेल नया नहीं है। इसे जीतने के लिए साम दाम दंड भेद का सहारा बहुत पुराना है। इस लड़ाई में किरदार कभी कोई होता है तो कभी कोई खिलाड़ी। महाराष्ट्र की सियासत में इन खिलाड़ियों के नाम है नवनीत राणा और उद्धव ठाकरे। हाँ, कुछ चेहरे पर्दे के पीछे से भी खेल का मजा ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। जी हाँ, आपने इंडिया का सवाल की रिपोर्ट में देखा कि शंखनाद हुआ। नवनीत राणा के बाजू खड़ी एक महिला ने शंखनाद किया, और वो शंखनाद उद्धव ठाकरे को चुनौती का समझा जाना चाहिए, क्योंकि नवनीत राणा ने कहा कि हाँ, उद्धव ठाकरे अगर दम है तो जहां से कहो वहां से आकर चुनाव लड़ लो। हमारे साथ इस पर चर्चा और बहस करने के लिए मेहमानों का पैनल है। जी हाँ, नवनीत राणा ने अदालत की अवमानना, ऐसा शिवसेना कहेगी अदालत की अवमानना हुई है। अदालत ने सशर्त जमानत दी थी, तो क्या जमानत वापस रद्द हो जाएगी, क्योंकि अवमानना हुई है। हमारे साथ मेहमानों का पैनल, हमारे साथ विक्रम सिंह, नेता शिवसेना। विक्रम जी, आपका स्वागत है। आज ढेरों सवाल आप ही से होंगे विक्रम जी। हमारे साथ संजीव कौशिक, जी हाँ, जाना पहचाना चेहरा, राजनीतिक विश्लेषक है, खुलकर अपनी राय रखते हैं, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर, लेकिन राय रखने में कोई कमी नहीं छोड़ते। हमारे साथ पुष्कर शर्मा, अधिवक्ता, हमारे साथ हैं। हमारे साथ अली दारूवाला साहब, प्रवक्ता बीजेपी महाराष्ट्र से आते हैं। दारूवाला साहब, आपका स्वागत है। और हमारे साथ हर्षवर्धन केनेकर, नवनीत राणा के समर्थक हैं, महाराष्ट्र के मराठवाड़ा से आते हैं, और पुरजोर वकालत नवनीत राणा की होगी। मैं सबसे पहले विक्रम सिंह जी आपके पास आना चाहूंगा। आप देखें जरा किसमें कितना है दम। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को नवनीत राणा की चुनौती,
जहां से कहो चुनाव लड़ लो, हराकर दिखाऊंगी। चुनौती स्वीकार है आपको? मनीष जी, इनको अगर चुनौती देनी है तो ये दे। उद्धव ठाकरे तो कोई चुनौती दे नहीं रहे। उद्धव जी जहां से लड़ेंगे लड़ लें, अपना भरम निकाल लेंगे लड़ करके। उनके बेटे लड़ते हैं, उनके सामने लड़ लेंगे, कौन रोक रहा है इनको? ये अपने आप को अगर इस चीज के लिए ये दिखाती है कि भाई मैं बहुत बड़ी हिंदूवादी नेता हूं, तो आज जब ये जेल से निकली तब इन्होंने हनुमान चालीसा नहीं करी। इनका पहला काम था, जब ये हनुमान चालीसा के लिए इतना इन्होंने वो किया, तो इनको कम से कम जेल से निकलने के बाद तो कम से कम हनुमान चालीसा करनी थी। विक्रम जी, आपको 2-3 जानकारियां दे दूं आपके सामने, शायद टीवी स्क्रीन नहीं, ऐसा लगता है 2-3 जानकारियां दे दूं। जेल से निकलने के बाद नवनीत राणा मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती हुई थी। उनका ये कहना था कि जेल के अंदर आप लोगों ने चटाई तक नहीं दी, इसलिए उन्हें स्पाइन की तकलीफ हुई। तो नवनीत राणा आज अस्पताल से बाहर आई और उन्होंने मीडिया से बात किया। एक तो ये, और दूसरा आप कह रहे हैं कि हनुमान चालीसा नहीं पढ़ी। उनके साथ हनुमान चालीसा की छोटी पोथी थी और उनके पति रवि राणा के हाथ में बजरंगबली की छोटी मूर्ति। विक्रम जी, अब मनीष जी को कोई रोक रहा है क्या? आप ये बताओ, इन्होंने एक ऐसा माहौल पैदा किया कि हमें हनुमान चालीसा नहीं पढ़ने दिया जा रहा। अब पढ़े ना, कितना पढ़ रहे हैं, लेकिन अब इन्होंने मूर्ति हाथ में ले ली। पहले हनुमान चालीसा के लिए करे थे कि हमको करेंगे, अब ये करेंगे नहीं, हमारे हाथ में तो मूर्ति लेके चल रहे हैं। तो ये एक असली और नकली हिंदुत्व की एक लड़ाई है। ये जो नकली लोग हैं, इनका खोखला हिंदुत्व है। ये अपने आप को साबित दिखा रहे हैं कि हम बहुत बड़े हिंदुवादी है, हम बहुत बड़े भगवान के भक्त हैं। और फडणवीस जी इनको हवा दे रहे हैं। फडणवीस जी भी इनके आमे लाके कह रहे हैं कि भाई हनुमान चालीसा यहाँ नहीं तो क्या पाकिस्तान में पढ़ेंगी। वो भी इनको नहीं समझा पा रहे कि भाई हनुमान चालीसा किसी मंदिर में पढ़ो, अपने घर पढ़ो, अपने क्षेत्र में जाके पढ़ो। तो मुख्यमंत्री को धमका करके, गलत भाषा का प्रयोग करके उनके घर के सामने पढ़ रहे हो, तो ये तो गलत है। और माहौल ये बना दिया गया कि हनुमान चालीसा का विरोध हो रहा है, हनुमान चालीसा के ऊपर केस बना दिया। इस बात को कोई नहीं कह रहा कि भाई इन्होंने किस प्रकार से एक मुख्यमंत्री को ये भी जा रहा है विक्रम जी, मुख्यमंत्री को शब्द बोलकर। विक्रम जी, कहा तो ये भी जा रहा है, नवनीत राणा ने कहा है कि आपके नेता की, आपके पार्टी की जमीन हिल चुकी है, धरती हिल गई है। उनका जो आंदोलन जिस तरह से हनुमान चालीसा को लेकर उन्होंने शुरू किया, उससे आपकी जमीन हिल गई है। और असली और नकली हिंदुत्व को लेकर जो बात हो रही है, आप लोगों को ये कहना पड़ रहा है कि हम असली हिंदू के रखवाले हैं, हम असली राम के भक्त हैं, 10 जून को हम अयोध्या जाने वाले। इस पर मैं आऊंगा। विक्रम जी, मनीष जी, हाँ मनीष जी, मुझे एक चीज बताइए। मैं आपसे सिर्फ एक चीज पूछना चाह रहा हूं कि इनको अब ये चीज लग रही है, विक्रम जी से हमारा संपर्क टूट चुका है। हमारे साथ हर्षवर्धन केनेकर, नवनीत राणा के समर्थक हैं। हर्षवर्धन, आपका स्वागत है। आपको मेरी आवाज आ रही है हर्षवर्धन? हाँ सर, मनीष जी, मुझे आपकी आवाज एकदम क्लियर आ रही है। मेरा सवाल आपसे हर्षवर्धन, हमसे का भूल हुई जो ये सजा हमका मिली? अगर हनुमान चालीसा की सजा पढ़ने की, हनुमान को जपने की अगर 14 दिन है, तो अगर ये सरकार हनुमान चालीसा का विरोध करती है और 14 साल के लिए भी अगर कारागार में डालेगी, तो मैं जाने को तैयार हूं। आप जिनके समर्थन में आज इंडिया का सवाल में बैठे हैं, हर्षवर्धन, नवनीत राणा रुक नहीं रही। सर मनीष जी, सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को आज मातृ दिन के कोटि कोटि नमन करता हूं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि हमारे राष्ट्र में इस तरीके की मातृत्व है, ये बहुत बड़ी बात है। और नवनीत राणा जी ने जो स्टैंड लिया है, हिंदुत्व का स्टैंड लिया है, और जिस तरीके से ये शिवसेना सरकार उनको आज दबाने की कोशिश कर रही है, ये बहुत लज्जास्पद है। मतलब मुझे तो लग रहा है कि ये छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना नहीं अभी नहीं रही है, ये शव सेना रही है, ये मुर्दों की सेना रही है। ये मैं क्लियर कट आपको कहना चाहूंगा। इनको आज हनुमान चालीसा से तकलीफ है, कहीं बीएमसी से एक जगह पर इनको नोटिस जा रही है। हर्षवर्धन जी, मेरा आपसे आग्रह है कि आप शब्दों का ऐसा प्रयोग करें कि शालीनता के दायरे में रहकर अपनी बात रखने का आपको पूरा अधिकार है। लोकतंत्र का ये मंच है, यानी कि लोकतांत्रिक तरीके से आप अपनी बात रखें। किसी के लिए भी ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल ना हो जिसमें किसी की गरिमा, व्यक्ति विशेष
या उसके राजनीतिक दल की गरिमा को ठेस पहुंचे। हर्षवर्धन, आप अपनी बात पूरी करें तो मैं दारूवाला साहब, संजीव कौशिक और पुष्कर शर्मा के पास चलूं। जी मनीष जी, मैं बस ये कहना चाहता हूं कि इस तरीके का जो व्यवहार एक स्त्री के साथ हो रहा है अपने ही भारत में, जहां पर 80% हिंदू रहने के बावजूद एक स्त्री अगर कहती है कि मुझे हनुमान चालीसा का पठन करना है और उसके बावजूद ये इतना एंटी हिंदू सरकार इस तरीके से उनको आज दबाने की कोशिश कर रहा है। बोल दो, अब तो झूठ मत बोल लो कम से कम यहाँ बैठ करके। ये तुम्हारी ये झूठ और तुम्हारी ये भाषा, तभी तो तुम्हारे ऊपर कार्रवाई होती है। और तुम 14 साल की बात करते हो, 5-7 दिन में तुम्हारे होश उड़ जाते हैं। बोलने से कुछ नहीं होता है, कुछ करते हैं। मुझे बस आप एक चीज बताइए, आप मुझे मुझे एक चीज बताइए, हनुमान चालीसा से तकलीफ क्या है? अरे कौन रोक रहा है? हनुमान चालीसा नहीं, हिंदू हृदय सम्राट श्री बाला साहब ठाकरे जी का ये पक्ष है। आज इनको हनुमान चालीसा से तकलीफ क्या है? तुम्हें आता नहीं, तुम पढ़ना चाहते नहीं, तुम कुछ करना चाहते नहीं, तुम बस दूसरों को बदनाम करना तुम्हारा यही एक काम है, और कोई काम नहीं। एक मिनट, ये हमारा काम नहीं है, ये आपका काम है, क्योंकि आपको तो पहली बात सिखाओ, सिखाओ तुम्हें हनुमान चालीसा भी याद आई है क्या? हनुमान चालीसा आती भी नहीं है, वो हमें बताएंगे। अरे भाई, तुम्हें अब याद आई है क्या? अब तुम्हें अयोध्या भी याद आ गई। अरे अयोध्या जाना था, मंदिर बनने से पहले जाना था, तब कहाँ सोए हुए थे? तुम ये बताओ। हम नहीं सोए थे, आप लोग सो रहे हो। अभी हम आपको जगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अयोध्या भी गए? अरे हम तो गए, तुम्हें जानकारी सही रखो। तो हम भी गए, मैं बजरंग दल का मैं खुद संयोजक हूँ, हमारा भी योगदान है अयोध्या में। तुम सब खोखले दल है तुम्हारे, तुम कुछ नहीं करते। नहीं, सत्ता खाते हो, सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को बदनाम करते हो। विक्रम जी, मैं आपसे एक ही बात कहूंगा, जो बात मैंने हर्षवर्धन के लिए कही थी, मेरा सारे पैनलिस्टों से, सोचे वही जो आप बोल सके और बोले वही जिसका आप जवाब सुन सके, ये इंडिया का सवाल है। जी हाँ, लोकतांत्रिक तरीके से ये बहस होती है, इसमें किसी के लिए भी अब शब्दों का इस्तेमाल ना हो। विक्रम जी, मैं यही कह रहा हूँ, ये सच बोल रहे। आप मुझे बताइए, हनुमान चालीसा के लिए कौन रोक रहा है? ये झूठ तमाम शब्द के पर्याय हैं, तमाम मतलब के पर्याय अलग अलग शब्दों के हैं। हनुमान चालीसा के लिए कोई रोक नहीं रहा है। किसी पर व्यक्तिगत आक्षेप करना, ये इंडिया के सवाल आपने देशद्रोह का गुनाह दाखिल करने का, अरे भैया, आप मुख्यमंत्री को धमकी, देशद्रोह का केस मुख्यमंत्री को धमकी देने के ऊपर बना है। मुख्यमंत्री को कोई धमकी नहीं दी गई है। मुख्यमंत्री को धमकाओगे? बिल्कुल भी धमकी नहीं दी गई है। हनुमान चालीसा का बस पठन करेंगे और बीजेपी की जो खिचड़ी बन रही है ना, ये एक सोची समझी साजिश है। आपको पता था ऐसे बोलने से पब्लिक भड़केगी, और आप यही चाहते थे कि महाराष्ट्र में माहौल खराब हो। किस पर, क्योंकि आप तो मुझे एक चीज का सुनिए ना किस प्रकार से साहब, मुझे बस एक चीज का जवाब दीजिए। एक सवाल है मेरे पास, एक सवाल का मेरा जवाब दीजिए। हनुमान चालीसा से शिवसेना को क्या तकलीफ है? मुझे किसने रोका हनुमान चालीसा के लिए? अरे किसने रोका है? आप पढ़ो ना भाई, आप लोग रोक रहे हो, आप लोग रोक रहे हो। कौन रोक रहा है? अरे अभी भी आपकी नेता जो है वो हाथ में लेके चल रही है, कौन रोक रहा है? पढ़ते पढ़ते चल रही है तो किसने रोका? क्या नहीं तो फिर ये उनको पुलिस ने जिस तरीके से उनकी किडनैपिंग की है, मैं इसको किडनैपिंग कहूंगा, ये किडनैपिंग अबडक्शन किया है, ये क्यों किया? सारे क्रिमिनलों को मिला करके एक मोर्चा खोल दो कि हिंदुस्तान की जेल तो है ना सब। अगर नहीं, पहली बात तो विक्रम जी, हर्षवर्धन जी, आपके पास आऊंगा। मेरे साथ कुछ और मेहमान है, क्योंकि बहस के पहले पड़ाव में मेरी ये कोशिश रहती है कि सारे मेहमान आकर अपने विचार रख सके। हमारे साथ दारूवाला साहब है, बीजेपी के प्रवक्ता हैं महाराष्ट्र से। दारूवाला साहब, नवनीत राणा की ताकत के पीछे आपकी पार्टी का नाम लिया जा रहा है। मनीष जी नमस्ते। आज न्यूज 24 के माध्यम से ये आप जनता जनार्दन को हम एक मैसेज क्लियर कट पहुंचाना चाहते हैं। नवनीत राणा, इसके साथ भारतीय जनता पार्टी का दूर तो कुछ संबंध नहीं है। मगर एक बात मैं ये रिकॉर्ड के लिए स्ट्रेट करना चाहता हूँ, महाराष्ट्र में जब लाउड स्पीकर का सुप्रीम कोर्ट का निकाल आया, जब उसके लाउड स्पीकर्स को, उसके डेसिबल्स को कम करने का सवाल आया, उसका लिए हमने पूछा कि शिवसेना का क्या स्टैंड है। शिवसेना जो एक पार्टी जो एक अपीजमेंट पॉलिटिक्स कर रही है,
और सुप्रीम कोर्ट को तंतोतंत उसके कायदे कानून का जो पालन नहीं कर रही है, उसके लिए वेरियस लोगों से, उनके खुद के फैमिली से, राज ठाकरे जी से वहां पर बहुत बड़ा विरोध हुआ। पूना में उन्होंने हनुमान चालीसा कोथरूड के बहुत बड़े मंदिर पूना में उसका उन्होंने पठन किया, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, औरंगाबाद में जो उन्होंने बहुत बड़ी रैली दी, जो लाखों लोग ने वो रैली में पार्ट लिया था, उसके ऊपर कार्रवाई की गई, राज ठाकरे जी के ऊपर गुना दाखिल किया गया। उसके लगते ही जैसे नवनीत राणा और रवि लो जी, न ये कोर्ट को मानते हैं, न ये किसी को मानते हैं, ये अपनी तानाशाही चला रहे हैं। नहीं किया था, आप प्लीज बीच में बात मत करिए। उन्होंने दारूवाला साहब अपनी पार्टी की बात रख रहे हैं। विक्रम जी, अपने पास भरपूर समय, मैं आप सबके पास आऊंगा। दारूवाला साहब अपनी बात रखे तो संजीव कौशिक और पुष्कर शर्मा जी भी हैं मेरे साथ। बिल्कुल बिल्कुल। तो इन्होंने इनके ऊपर गुना दाखिल किया, उनके फैमिली के ऊपर गुना दाखिल किया। पूना के अंदर, बॉम्बे के अंदर अलग अलग जगहों पर एमएनएस जो एक पार्टी है, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, उसके पदाधिकारी को इन लोग ने अरेस्ट करके जेल में डाला। इनकी जो मंशा जो दिख रही है, इससे महाराष्ट्र के दारूवाला साहब आपको एक इनपुट देना चाहूंगा मेरे दर्शकों को भी। आपने जो कहा कि एमएनएस के कार्यकर्ताओं को जेल में डाला, जी हाँ, एमएनएस के जो नंबर 2 हैं, राज ठाकरे के बाद एमएनएस के नंबर 2 नेता का नाम है बाला नांदगांवकर। आज मेरे सहयोगी संजीव शर्मा जब उनसे बात कर रहे थे तो उन्होंने एक चिट्ठी भेजी और चिट्ठी में यह लिखा है कि एमएनएस के गिने चुने इक्का दुक्का लोगों के अलावा कोई भी एमएनएस का नेता या कार्यकर्ता किसी मीडिया पर जाकर नहीं बैठेगा। और बाला नांदगांवकर ने यह तक कह दिया कि अभी तो हम परेशान हैं अपने कार्यकर्ताओं को जेल से बाहर निकालने में। तो ये तो मैं कह रहा हूँ, शिवसेना जो है, जो हनुमान चालीसा का पठन जो करेगा, लाउडस्पीकर के खिलाफ जो बात करेगा, उसके ऊपर ये लोग कार्रवाई करने में जुटे हैं। ये जो पूरा महाराष्ट्र में माहौल चला है, इससे जो जनता जनार्दन है वो बहुत नाराज है। जैसा इनके जो नवनीत राणा के जो समर्थक कह रहे थे, हनुमान चालीसा से इनका नुकसान बिल्कुल दूर लेकिन दारूवाला साहब एक बात तो है, आप अपनी पार्टी का बचाव कर रहे हैं ये कहकर कि बीजेपी का नवनीत राणा से कोई लेना देना नहीं। किरीट सोमैया पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं, बिल्कुल। नवनीत राणा अस्पताल में है, आशीष सेलार, देवेंद्र फडणवीस पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के न जाने कितने और नेता अस्पताल जाकर उनकी खैरख्वाही करते हैं। इस पर मैं आऊंगा, आप केवल ये मैं सवाल छोड़े जा रहा हूं क्योंकि मुझे पहले पड़ाव में ब्रेक भी लेना है, लेकिन उसके पहले मेरे दो जो मेहमान हैं, छोटा छोटा कमेंट उनसे लेना है। संजीव कौशिक जी, महाराष्ट्र की सियासत में उसके पतीले में उबाल है और उबाल हनुमान जी के नाम का। मनीष जी, हिंदुस्तान में नई तरह की राजनीति चल रही है, लोगों ने देख लिया है और ये बात समझ में आ गई है कि धर्म को राजनीति का सीढ़ी बना के सत्ता के शीर्ष तक कैसे पहुंचा जाएगा। उसी का हम उदाहरण देख रहे हैं। रामायण पढ़ना है, हनुमान चालीसा पढ़ना है या कोई भी धर्म ग्रंथ आपको पढ़ना है, कौन मना करता है? क्या हिंदुस्तान की जनता इतनी मतिमूढ़ है कि इस पूरे मसले को सिर्फ ये मसला समझ के इस पर चर्चा करे कि हनुमान चालीसा आपको नहीं पढ़ने दिया गया? साहब, हनुमान चालीसा पढ़ने से कोई एतराज़ नहीं है। आप पढ़िए, दिन भर में 4 बार पढ़िए, लगातार पढ़िए, 12 दिन तक लगातार पढ़िए, अपने घर में पढ़िए। आप हमारे दरवाजे पर कौन होते हैं पढ़ने वाले? हमारे घर में आके पढ़ने वाले कौन होते हैं? सिर्फ पहली बात। संजीव जी, मेरे साथ पुष्कर शर्मा भी हैं जो कि अधिवक्ता हैं। संजीव जी, आपको मैं माफी के साथ रोक रहा हूं क्योंकि मुझे ब्रेक लेने की भी मजबूरी है, पहला पड़ाव है। पुष्कर जी, एक छोटा सवाल, जमानत जिन शर्तों पर दी गई थी उस जमानत की शर्तों की अवमानना हुई है। राणा दंपत्ति ने मीडिया से खुलकर बातें की है। पुष्कर शर्मा, देखिए, कोर्ट ने जो स्ट्रिक्ट कंडीशंस डाली थी, हर कंडीशन के पीछे एक रीजन होता है कि क्या वो ऑफेंस कमिट कर दे दूसरा, या उससे रिलेटेड जो भी विटनेसेस है उनको इन्फ्लुएंस कर सकें, या ट्रायल से पहले एक मैंडेट बन जाए पब्लिक के बीच में कि वो गिल्टी नहीं है। तो कोर्ट उन चीज़ों से बचाने की कोशिश करता है कि एक फेयर ट्रायल मिले। अगर बेल की कंडीशंस का वायलेशन हुआ है तो बेल कैंसिलेशन का केस है, बिल्कुल नो डाउट स्टेट जा सकता है और बेल कैंसिलेशन के लिए बोल सकता है कि जो स्ट्रिक्चर्स है उनको फॉलो नहीं किया गया है, आप इनकी बेल को कैंसिल कीजिए। तो ये बिल्कुल हो सकता है। जी पुष्कर जी, आपके पास कुछ और कानूनी दांवपेच जो इस पूरे मामले में चल रहे हैं उसको लेकर आऊंगा। विक्रम सिंह जी, आपके पास आएंगे। नवनीत राणा ने एक और बात कही है, केवल चुनौती ये नहीं है कि चुनाव लड़कर दिखाएं, दूसरी बात जो उन्होंने की है, शायद आपको इससे खीज महसूस हो,
उन्होंने कहा है कि विरासत की कुर्सी, पूर्वजों की कुर्सी पर बैठने वाला ऐसे ही नेता नहीं बन जाता। देखिए मनीष जी, मैंने आपको कहा कि ठाकरे फैमिली का कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ता है, ये उनके सामने जाके लड़ लें और अपना भरम निकाल लें, मैं तो रोक ही नहीं रहा इनको। और परिवार की अगर विरासत है तो इसमें इनको क्या तकलीफ है? अगर परिवार ने कुछ किया है, परिवार ने कुछ महाराष्ट्र के लिए किया है, तो उसमें इनको क्या तकलीफ है? इनका परिवार कर देता नहीं, इसके लिए इनको क्या तकलीफ? दूसरा ये है कि जो पुष्कर जी ने जो कहा है, मैं उनकी बात को सहमत हूँ कि इन्होंने न तो कोर्ट का ये जो इनको जिन शर्तों के साथ जमानत दी थी, ये उसको उस पर मान रही हैं, ये उसका भी वायलेशन कर रही हैं, तो इनकी जमानत भी कैंसिल होनी चाहिए। और अब ये कैंसिल होगी, फिर यही कहेंगे कि नहीं हनुमान चालीसा का विरोध हो रहा है। ये तो ये कि इन्होंने एक पूरे देश में एक झूठ फैलाना था, वो ये फैला रहे हैं कि हनुमान चालीसा का विरोध हो रहा है। विक्रम जी, जमानत रद्द होनी चाहिए या आपकी सरकार अदालत में जाएगी और कहेगी कि जमानत रद्द की जाए? आपकी सरकार के मन में ये भी चल रहा होगा, और कानूनी दांवपेच मैं पुष्कर जी से पूछूंगा, लेकिन मन में ये भी चल रहा होगा कि क्या कोई नया मामला बन सकता है क्या? विक्रम जी, आपको आवाज आई? इनका बस चले तो ये सबको जेल में डाल दे। विक्रम जी, महाराष्ट्र में जी आपको आवाज आई? हाँ मनीष जी, हाँ, अब क्या सवाल था, आप जरा रिपीट करिए। मेरा सवाल ये था कि आपकी सरकार क्या अदालत में जाकर कहेगी, क्योंकि ये छोटी और निचली अदालत है जिसने जमानत दी है, तो ये आपको कहना होगा कि इनकी जमानत रद्द की जाए। जो शर्तें थी उन शर्तों का उल्लंघन हुआ है, अदालत की अवमानना हुई है, तो क्या आपकी सरकार जाएगी? और इसके अलावा क्या सरकार के दिमाग में शायद ये भी चल रहा होगा कि कोई एक ऐसा नया मामला निकाला जाए जिसके तहत एक और नए मामले के तहत गिरफ्तार किया जाए? नहीं जी, देखिए, जो वायलेशन अगर कोई करता है तो सरकार को बिल्कुल जाना चाहिए। अगर कोई कानून के, अगर कोई उन चीजों को नहीं मानता, उन शर्तों को, कोर्ट की अदालत की शर्तों को नहीं मानता है, तो बिल्कुल जाना चाहिए। ये तो आप ये देखिए ना कि जो आदमी न कोर्ट को मान रहा है, न और किसी चीज को मान रहा है, तो उसको तो ऐसे खुला भी नहीं छोड़ना चाहिए ना। तो सरकार को मैं समझता हूँ कि जाना चाहिए इसके लिए। आपका संकेत और संदेश साफ है कि आपकी सरकार जरूर ऐसा कुछ करेगी, ऐसी कारगुजारी होगी। विक्रम जी, आप बने रहें। हर्षवर्धन केनेकर, हर्षवर्धन, इस समय जो शिवसेना के नेता है विक्रम सिंह, उनके हिसाब से संकेत और संदेश साफ है। सरकार अदालत में जाकर कहेगी कि शर्तों का उल्लंघन हुआ, अदालत की अवमानना हुई, अवहेलना हुई, ऐसे में ये जमानत रद्द की जाए और शायद कोई नया मामला राणा दंपत्ति के खिलाफ दर्ज हो सकता है। फिर आप कहिएगा हमसे क्या भूल हुई। नहीं मनीष जी, मैं आपको एक बात कहता हूँ, हम अभी जो डिस्कस कर रहे हैं ना, शायद से वो सिर्फ सिम्टम्स है। जो मेन बीमारी है ना, मेन बीमारी फिलहाल इस वक्त शिवसेना की ये है कि शिवसेना अपनी आइडियोलॉजी से हिल चुकी है, अपनी आइडियोलॉजी से घूम चुकी है। और बस ये डायलॉग इनका सेट है, इनने सिर्फ ये बात सीख ली है। सर आप आपके हिंदुत्ववादी आइडियोलॉजी से भी खो चुके हो। और उसके क्या खो दिया? अरे भाई क्या खो दिया, बताओ जरा, क्या खो दिया? आप ये खो चुके हो कि आपको लाउड स्पीकर, पहले एक जमाना था जब परम पूजनीय श्री बाला साहब ठाकरे ने खुद लाउड स्पीकर का विरोध किया था। और आज यही पक्ष आज जब बाला साहब नहीं है तो उनके विचारों को, अरे सुप्रीम कोर्ट की, आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन, विक्रम जी एक मिनट मुझे बात करने दीजिए, एक मिनट मुझे बात करने दीजिए। अपनी जानकारी ठीक करो पहले, आप डरिए मत, एक मिनट बात करने दीजिए। और अगर आपको लाउड स्पीकर का इतना हुआ है तो पूरे देश से हटवाओ ना जरा। बीजेपी की सरकार है, जहां जहां वहां हट गए क्या? हाँ, तो पूरे देश से हटवाया हमने। विरोधी लग रही है बीजेपी ने उत्तर प्रदेश से हटवाया। और रही बात, मैं महाराष्ट्र की पहले बात करता हूँ। सर आप मनीष जी इनको कहिए कि मुझे बोलने दे। विक्रम जी डर रहे हैं मुझसे, मुझे बोलने दे। विक्रम जी मौका दे दीजिए, उनका हक है। जी उनका हक है जी। हर्षवर्धन अपनी बात रखें। जी, मेरा साहब भी इंतजार कर रहे हैं, संजीव कौशिक जी अपना विश्लेषण लेकर बैठे हैं, और कानूनी दावपेच की बारीकियों को बताने के लिए हमारे इस पैनल पर एक लर्नेड काउंसिल भी है। हर्षवर्धन जी। सर, तो मैं ये कह रहा था कि जो मेन बीमारी है, हम बीमारी की बात करेंगे, सिम्टम्स की नहीं। बीमारी ये है सर
कि ये लोग अपने आइडियोलॉजी से खो चुके हैं। इन लोगों ने सत्ता फॉर्म करने के लिए अपनी आइडियोलॉजी भी छोड़ दी है। जो इनकी आज हिंदुत्व की आइडियोलॉजी थी वो कंप्लीटली ये लोग भूल चुके हैं। क्यों राज ठाकरे की सभा में, राज ठाकरे साहब की सभा में क्यों सेक्शन 144 लागू किया गया? क्यों इतना डर किस बात का? कंगना रनौत कुछ बोलती है तो उसका घर तोड़ देते हैं। नवनीत राणा जी आज उन्होंने हनुमान चालीसा का पठन का बात किया तो उनके ऊपर देशद्रोह का गुना दाखिल कर दिया। ये इतना डर का माहौल। हर्षवर्धन, आपको एक जानकारी देना चाहूंगा। हर्षवर्धन, एक ताजा अपडेट है। ताजा अपडेट ये है कि कल राणा परिवार का जो घर है खार में, वहां पर बीएमसी की टीम हथौड़ा लेकर पहुंचने वाली है। ये बहुत लज्जास्पद बात है। कर सकते हैं हम इसको हम कहते हैं कि हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, बट ये डेमोक्रेसी नहीं, ये डिक्टेटरशिप है। ये अरे गैर कानूनी काम करोगे तो डिक्टेटरशिप कहां से आई? नहीं, गैर कानूनी काम करोगे वो डिक्टेटरशिप साहब, ये कोई गैर कानूनी काम नहीं। हनुमान चालीसा गैर कानूनी काम करोगे तो कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? गैर कानूनी काम, अभी आपको ये काम गैर कानूनी लग रहा है? अरे तो जांच आप आपकी आइडियोलॉजी से, आपको एक बात कहना चाहूंगा कि आज आपको हनुमान चालीसा तकलीफ जाएगी। मैं आपको बस एक सवाल पूछूंगा सर। एक सवाल है मेरा सवाल ये है कि आपको आज हनुमान चालीसा से तकलीफ हो रही है, आप हिंदुत्व के मुद्दे से हट चुके हो। मुझे बस इतना जानना है कि आपको हनुमान चालीसा आती है? आप पढ़ते हो क्या? हाँ, मैं पढ़ता हूँ। मैं अभी सुना के बता सकता हूँ। आपको किसी ने रोका क्या? आपको किसी ने रोका? मैं अभी बोल सकता हूँ। आपको आता है हनुमान चालीसा? आपको किसी ने रोका क्या? आपको किसी ने मैं हनुमान चालीसा पूरी सुना के बताऊंगा। आपने मुझे वचन दिया कि आप आपके पॉलिटिकल करियर से इस्तीफा दोगे। आपको किसी ने रोका क्या? आपको किसने रोका क्या? नहीं, मुझे कोई रोक भी नहीं सकता सर। मुझे मेरे हिंदुत्व का पालन करने के लिए कोई रोक भी नहीं सकता। तो फिर क्यों परेशान हो रहे हो? आपको हनुमान चालीसा आता है? मुझे एक बात बताइए, आपको आता है हनुमान चालीसा? आपको हनुमान चालीसा आता है क्या? अरे मेरे को सब कुछ आता है। तो बताइए। चलो चालू कीजिए, चलो शुरू कीजिए। इंटरव्यू ले रहे हो क्या? शुरू कीजिए सर। तुम मेरा इंटरव्यू ले रहे हो क्या? पहला दुआ मैं ले रहे हो। श्री गुरुचरण मुकुर सुधारी ड्रामे मत करो। ये ड्रामे बंद करो। अरे सर, हर्षवर्धन केनेकर जी, किसी दिन शास्त्रार्थ के लिए आप लोग हनुमान चालीसा पर अटके। मैं तो बजरंग बाण और हनुमान अष्टक पर आ सकता हूं, लेकिन ये शास्त्रार्थ नहीं है, ये सियासी बहस है, सियासी चर्चा है। यहाँ पर एक दूसरे का शास्त्रों को ज्ञान को लेकर हम यहाँ पर वो चर्चा करने नहीं बैठे। मैं अगर हनुमान अष्टक और बजरंग बाण पे आ जाऊंगा तो आप लोग चुप हो जाएंगे, नहीं बोल पाएंगे। आखिर सुंदरकांड कौन सा कांड होता है, ये अगर पूछ लूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो मेरा आप लोगों से ये कहना है कि इस समय शास्त्रार्थ ना करें, सियासी बहस है। एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए इंडिया का सवाल का मंच नहीं है। दर्शकों का वक्त बड़ा कीमती है आप लोगों को देखने और सुनने। दर्शक टकटकी लगाए 5 बजे का इंतजार करता है। दर्शक इंतजार करता है कि इंडिया का सवाल में आज कौन आकर क्या बोलेगा, मुद्दा क्या होगा। तो आप लोगों से आग्रह है, जिस मुद्दे पर आप लोगों को बुलाया गया है उसी पर अगर बातचीत रहे तो मुझे ऐसा लगता है कि यह सकारात्मक बहस होगी। हर्षवर्धन, छोटा जवाब, फिर मुझे दारूवाला साहब और संजीव कौशिक जी के पास जाना है। जी सर, मेरा मुद्दा बस यही है कि इस तरीके का जो जबरदस्ती हर एक के ऊपर हो रहा है, कोई सरकार के विरोध में अगर कुछ भी प्रदर्शन करता है तो उसको सीधा जेल होती है, पुलिस उसको दबाती है, या सरकार उससे डरती है और उसको दबाती है। ये कब तक चलेगा जी? ये कब तक चलेगा? हमारे साथ दारूवाला साहब है। दारूवाला साहब, आखिर मुंबई में और महाराष्ट्र सरकार जो कि तिपैया सरकार है, ऐसा आखिर क्या हुआ? और हम देश की अलग अलग राज्यों की सरकारों को बड़े करीब से देख रहे हैं। आपने अगर ट्विटर पे कुछ कह दिया तो वहां की प्रदेश की पुलिस आएगी, उठाकर ले जाएगी। ये हर राज्यों में चल रहा है। मैं ये कतई सर्टिफिकेट आपको भी नहीं दे रहा कि आपके राज्यों में ऐसी स्थिति नहीं है। आखिर इस वैमनस्य की, नफरत की सियासत को आप किस तरफ ले जा रहे हैं दारूवाला साहब? मैं आपका ध्यान यहाँ पे महाराष्ट्र में आकर्षित करता हूँ। इनका जो टाइम है, इन्होंने जो कंगना रनौत और ये जो दंपति के ऊपर जो इन्हें अटैक किया, मैं इसका टाइमिंग का सवाल करता हूँ। क्या आपके बॉम्बे में सिर्फ ये 2 घर गैर कानूनी है? क्या आपने ये जो टाइमिंग जिसके ऊपर ये हथौड़ा चला है, क्या एक नवनीत राणा को हनुमान चालीसा के लिए रोक दिया?
पॉइंट नंबर 2। अरे जिसका है, जिसका भी है और उस पे कार्रवाई होती है, वो विक्रम जी आप सुनिए, कितने लोगों पे कार्रवाई होती है। टाइमिंग का सवाल है, रुकिए, टाइमिंग का सवाल है। पॉइंट नंबर 3 आप ध्यान से सुनिए प्लीज विक्रम जी, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जो सुप्रीम कोर्ट का तंतोतंत पालन उत्तर प्रदेश कर सकता है, माननीय योगी जी कर सकते हैं, वो करने से उद्धव ठाकरे जी को कौन सी चीज रोक रही है, इसका सवाल जनता जनार्दन आपसे पूछती है। अगर लाउडस्पीकर मंदिर मस्जिदों पे, चर्च और गुरुद्वारे से अगर उतरते हैं, इससे अगर एनवायरमेंट सोशल फैब्रिक का अगर मेंटेन होता है, तो इसे पालन करने में क्या आपको बीएमसी इलेक्शन में आपको दिक्कतें आ सकती है? पॉइंट नंबर 2, हमारे पास इतने ज्यादा यहाँ पे सवाल है, महाराष्ट्र में इतना ज्यादा प्रॉब्लम है, हमारे पास यहाँ लाइट का प्रॉब्लम है, या गांव में पानी नहीं है, शेतकरी मर रहे हैं। आपने 50,000 7/12 शेतकरी का साफ करने का वादा किया था, आपने जो एजेंडा में जो प्रोमिसेस किए थे, आप उसको प्लीज पालन करिए। आपके बाजू के चारों राज्य ने पेट्रोल डीजल पे 10 से 12 रुपए कम किया, महाराष्ट्र ने नहीं किया। आपने दारू के ऊपर बेवड़े लोगों के लिए दारू सस्ती कर दी, उसका आप प्लीज लोगों को बता सकते हैं इसके बारे में क्या है? विक्रम जी इसके ऊपर सवाल करो। चालीसा जो इतना पाक चीज है उसके ऊपर हम चलो ठीक है आपको नहीं पूछते, वो कोर्ट है, वो सब जुडिस मैटर है, मंडे को कोर्ट उसके ऊपर निर्णय लेगा। आप प्लीज आम जनता को क्या राहत देना चाहते हैं विक्रम जी? ये इतने कीमती वक्त यहाँ पर न्यूज 24 के माध्यम से बताइए। एक छोटा सा रिबटल दे मुझे कौशिक जी। कौशिक जी राजनीतिक विश्लेषक के रूप में बैठे हैं, वो सारी बातों का समालोचन करेंगे, लेकिन विक्रम जी छोटा जवाब। मनीष जी, हम महाराष्ट्र में कोई कार्रवाई करते हैं कोई अवैध कंस्ट्रक्शन पे या उस पे, तो इनके पेट में दर्द होता है। यूपी में अगर बुलडोजर चलाते हैं तो ये जय जयकार करते हैं, ये पूरे देश में माहौल बनाते हैं कि बुलडोजर देखो हमारा बुलडोजर चल रहा है, बुलडोजर चल रहा है। लेकिन अगर महाराष्ट्र में कार्रवाई होती है तो इनके पेट में दर्द होता है कि कार्रवाई क्यों हो रही है। ये सोच है इन लोगों की, ये सोच चुनौती दी थी इलेक्शन में, ये सोच है इन लोगों की। ये लोगों की सोच है कि हम कुछ भी करें, आपका टाइमिंग क्या आपको ये आज मालूम पड़ा? ये फ्लैट इलीगल है, आपका टाइमिंग, आपकी मंशा दिखाती है, मुंबई के रिवेंज का राजकारण कर रहे हो। नहीं, मुंबई के विक्रम जी बीएमसी के अलग अलग जोन के जो दफ्तर हैं वहां पर इस तरह की हजारों शिकायतें पड़ी हुई है। जी हाँ, मुंबई में इस तरह की इलीगल कंस्ट्रक्शन कार्रवाई हो रही है। मनीष जी कार्रवाई होती है, ऐसा नहीं है कि कार्रवाई होती है। मैं इससे इनकार नहीं कर रहा विक्रम जी, कार्रवाई होती है, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा, लेकिन जो बहुत साफ तौर पर दिखाई देता है कि आखिर कार्रवाई तभी क्यों जब कोई आपके खिलाफ अपनी जुबान खोले या अपने विचार रखे। हमारे साथ संजीव कौशिक जी, दारूवाला साहब, विक्रम जी, संजीव कौशिक। संजीव जी, इस समय महाराष्ट्र की सियासत में आपने देखा कि एक तो पोस्टर वार छिड़ गया ठाकरे बंधुओं के बीच में, तू असली मैं नकली, आपस में एक दूसरे को असली नकली की जंग बता रहे हैं। बीच में राज ठाकरे ने एक ट्विटर पर बाला साहब का, स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे का एक वीडियो डाला था जिसमें लाउडस्पीकर और नमाज को लेकर बाला साहब के क्या विचार थे वो उन्होंने दिखाया और बताया। अब ये असली नकली की जंग और जिस तरह से राणा दंपत्ति ने जो चूक की है, आपको क्या लगता है महाराष्ट्र सरकार फिर एक बार राणा दंपत्ति के खिलाफ नई एफआईआर की कोशिश करेगी? मनीष जी, महाराष्ट्र के राजनीति में जिस तरह से राज ठाकरे हाशिए पे पड़े हुए हैं, अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि को या राजनीतिक जमीन को वो दोबारा मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं वो, और उसी मजबूत करने की अगली कड़ी ये राणा दंपत्ति के हनुमान चालीसा पढ़ने की भी बात हो। मैं दूसरी बात ये कह रहा हूँ कि ये अब लगातार पूरे हिंदुस्तान में इस तरह की बातें आपको देखने को मिलेगी। राणा दंपति के चाहे हनुमान चालीसा पढ़ने की बात हो, या फिर दिल्ली की उन 5 महिलाओं की जो यहाँ से जाके ज्ञानवापी मस्जिद में श्रृंगार गौरी को रोजाना पूजा करने की बात करती हैं, या फिर तत्कालिक में देख रहे हैं हम कैसे ताजमहल के अंदर के दरवाजे को खोलने की बात की जा रही है कि वहाँ भी हमारे मूर्तियाँ पड़ी हुई है और वहाँ भी हम पूजा करना चाहते हैं। अब इस तरह की बातों को हवा कौन देता है, किसको फायदा है इस तरह के ध्रुवीकरण से? जाहिर सी बात है कि सबके पीछे भारतीय जनता पार्टी की रणनीति काम करती है। हम खूब जानते हैं कि ध्रुवीकरण की जब राजनीति होती है तो किसी एक पक्ष को फायदा मिलता है तो वो भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। और इस मामले में एक दूसरा पक्ष ये भी है कि जो देश का अल्पसंख्यक समाज है, मुझे ये कहते हुए बहुत अफसोस हो रहा है कि उसके पक्ष में आज के वक्त में कोई भी राजनीतिक या राजनीतिक पार्टी खड़ा नहीं होना चाहती है, सिर्फ इस वजह से कि यदि वो खड़ा होकर उसके पक्ष में 2 लाइन बोलती है, 2 मिनट के अंदर में अल्पसंख्यकों का हितैषी उसको सिद्ध कर दिया जाता है और बहुसंख्यक वर्ग इधर चला जाता है। तो अपनी राजनीति
में बढ़ते हुए या राजनीति के अपने वजूद को खत्म होते हुए देख करके कोई बोलना नहीं चाहता इसके बारे में। आप गलत बात कर रहे हो। नहीं, अल्पसंख्यक के समुदाय की तरफ से मैं यहाँ पे हक से बात कर सकता हूँ। नहीं, कीजिए। हमें पता भारतीय जनता पार्टी में आप जैसे लोग हैं, हमें पता है, लेकिन आप ही हमें बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने आप जैसे लोगों को कितनी बार चुनाव लड़ने का मौका दिया, चुनाव लड़ने का कितना मौका दिया और कितनी मजबूती के साथ। चुनाव का मुद्दा नहीं है, नरेंद्र मोदी जी की अहमियत क्या है, आपकी अहमियत क्या है, आपका वजूद कितना मजबूत है, इससे पता चलता है। कौशिक जी सुनिए, आपका सुना सारे देश ने, आपका झूठ सारे देश ने सुना, मगर आप हकीकत भी सुनिए। माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो विचारधारा की सरकार चल रही है, उसके अंदर जो भी 53 पॉइंट प्रोग्राम्स चले हैं, वो कोई भी जात और कोई भी बात को पूछ के नहीं चल रही है। 14वें प्लेयर के जैसे आपको इस्तेमाल किया जाता है, कभी आपके हाथ में बैट नहीं दिया जाता खेलने के लिए, आप केवल और केवल पकड़ के दौड़ के गेंद लाते हैं और फिर जमा कराते हैं टीम के पास में। हम समझते हैं आपकी बात, हमें कोई एतराज नहीं है, हमें कोई एतराज नहीं है, आप रहे, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन ये ध्रुवीकरण की राजनीति, ये बंटवारे की राजनीति, खाई बनाने की राजनीति, ये कौन कर रहा है? जहर डालने का काम मत करिए। जहर कौन भर रहा है साहब? जहर कौन भर रहा है? आप हमें बताइए तो सही, कौन भर रहा है? लगातार हिंदुस्तान में हर्षवर्धन जी आ रहे हैं आपके पास। संजीव कौशिक जी और दारूवाला साहब का संवाद चल रहा है, जरा ये हो जाए। हर्षवर्धन आपके पास आता हूँ। मैं एकदम शॉर्ट में बोलता हूँ मनीष जी, ये जो लोग हैं, ये जो लास्ट 60 इयर्स जो ऐसे पेड जो सोशलिस्ट और ऐसे नहीं क्या जो थिंकिंग के लोग हैं सर, जिसकी यहाँ पर दुकान बंद हो चुकी है, वो लोग बीजेपी को एंटी मुस्लिम बताने का ही काम करते हैं। 60 सालों तक देश के लोगों ने ही उनको प्यार दिया, सम्मान दिया, तभी वो थे बैठे हुए थे, सत्ता में थे। आपके रहमो करम पे नहीं थे वो। देखो यहाँ पर ये सुनने को तैयार नहीं है, ये यहाँ पर सिर्फ आपके माध्यम से सुनने को तैयार हम नहीं, आप सच नहीं सुनना चाहते हैं, आप सच नहीं सुनना चाहते हैं। पिछले 8 वर्षों में हिंदुस्तान को आपने कहां से कहां पहुंचा दिया है। पिछले 8 वर्षों में हिंदुस्तान में जिस तरह से खाई आपने भर दी है, वो प्लीज आपका यहाँ पे ये जो है झूठ बंद करिए। मुसलमानों के हित में और अल्पसंख्यक के हित में माननीय नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम करती है। यहाँ पे जितने भी यहाँ पे फ्लैगशिप प्रोग्राम से इस तरह की बात मानने वाले हैं, ये तो बता दीजिए। मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, मुझे जानता है, मैं जानता हूँ यहाँ पे सारे काम जो हुए हैं, ये यहाँ पे धर्म के और इसके ऊपर नहीं हुए हैं। सारे प्रोग्राम, उज्ज्वला योजना है, यहाँ पे समृद्धि जो मार्ग इसके ऊपर आप बता दीजिए कि इससे पहले हिंदुस्तान के नहीं जा सकते। हिंदुस्तान के किसी सरकार ने इस मामले में भेदभाव किया हो? आप इंजेक्शन लगाते हैं तो कहते हैं कि हम मुफ्त में लगा रहे हैं। कौन सरकार किसके लिए पैसे लिए? आज से पहले टीकाकरण के लिए आप मुझे बता दीजिए, किस सरकार ने किसी विशेष वर्ग के लिए काम किया और आपको नहीं दिया, आपके हिस्सेदारी को नहीं ध्यान में रखा? ये बता दीजिए आप। भाई साहब, आपके जितने फ्लैगशिप प्रोग्राम है उसको कंटिन्यू करके यहाँ पे एडिशनल प्रोग्राम्स माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लाए हैं और इसका मुसलमान समुदाय और यहाँ पे लेडीज ने एक प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान के अल्पसंख्यकों के बारे में ये बात कह दी कि सबसे पहला अधिकार आपका बनता है, तो आज तक आप रखते हैं और आप पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों की बात करेंगे उसके बारे में चर्चा नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी को जिताया है। हनुमान जी नाराज हो सकते हैं कि बहस हनुमान जी को लेकर है कि आखिर हनुमान चालीसा को कौन रोकना चाहता है। मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरे मुद्दे को रोक रहे हैं। हनुमान जी शर्मिंदगी महसूस कर रहे होंगे, कहां से कहां जा रही है मनीष जी। हनुमान जी शर्मिंदगी महसूस कर रहे होंगे कि किस तरह की सियासत में हमको फंसा दिया। यदि आप हमारे भक्त हैं तो सुबह से लेकर शाम तक घर में पड़िए। यहाँ पे से कोई स्टेटमेंट मत करिए। संजीव जी, हनुमान जी को क्या लग रहा है, क्या मनीष जी, हर्षवर्धन जी, पहली बात तो मैं संजीव जी ने जो अभी बात कहा है कि ये लोग अभी ज्ञानवापी मस्जिद में जा रहे हैं, इस तरीके की बात कर रहे हैं, तो सर मैं पहले एक बात कहना चाहता हूं कि ये हिंदुओं का अधिकार है, पहली चीज। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा जो मंदिर है वो उसको हम तो लेके ही रहेंगे। और दूसरी रही बात हमारे लोगों के रोजी रोटी की बात कर लीजिए, महंगाई की बात कर लीजिए, शिक्षा की बात कर लीजिए, स्वास्थ्य की बात कर लीजिए। महंगाई कम करना है हमको समझाएंगे। अरे आपसे ज्यादा हम हिंदू हैं, हम आपसे ज्यादा हिंदू हैं, सनातन हिंदू हैं हम। आप हमें हिंदू के बारे में परिभाषा मत बताइए। हमारे घर में सारे लोग पूजा पाठ करने वाले लोग हैं, लेकिन किसी दरवाजे पे नहीं जाते हैं। हमारे घर में ये सिखाया जाता है कि अपने धर्म का सम्मान करो और दूसरे धर्म का भी अपने से ज्यादा सम्मान करो। पहली चीज हमें ये सिखाया जाता है, ये बताया जाता है। धर्म का अर्थ है योग्य धारण करने वाला कर्म। ये सबसे संजीव जी पहली बात, धर्म का अर्थ है योग्य धारण करने वाला कर्म और उसके 5 आधार स्तंभ होते हैं। और धर्म, अरे छोड़ दीजिए, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। आप मुद्दे पे आइए, आप मुद्दे पे आइए। हनुमान चालीसा आपको पढ़ना है, पढ़िए लगातार।
और रही बात महाराष्ट्र सरकार को तो तुरंत जाकर के कोर्ट में अब जाकर के हम हमारे अधिकार को तो मांगेंगे साहब। महाराष्ट्र सरकार से हम अपील करते हैं कि जिन 6 शर्तों के आधार पर उनकी रिहाई हुई थी उन शर्तों को उन्होंने तोड़ा है। हनुमान चालीसा को लेकर महाराष्ट्र में सियासी तपिश रोज बढ़ रही है। ऐसे में इंडिया का सवाल कार्यक्रम में भी तपिश बढ़ती दिखाई दे रही है। हमारे साथ एक लर्नेड काउंसिल है दारूवाला साहब, हमारे साथ लर्नेड काउंसिल हैं पुष्कर शर्मा। पुष्कर जी, जो चीजें सामने आ रही हैं, जो बातचीत हो रही है, पैनलिस्टों को आपने सुना, आपको लगता है कि महाराष्ट्र सरकार के पास विकल्प खुला है? अदालत जाएगी, महाराष्ट्र सरकार अर्जी लगाएगी और कहेगी कि आपने जिन बातों का, जिन शर्तों का उल्लेख किया था उसका उल्लंघन हुआ है, अवमानना जिसे अंग्रेजी में कंटेम्प्ट कहते हैं, अवहेलना हुई है, ये जमानत रद्द की जाए। जी देखिए, बेल की जो कंडीशंस थी, जो स्ट्रिक्ट कंडीशंस थी, उनका तो वायलेशन हुआ है, ये तो प्राइमा फेसी पता चल रहा है। इसीलिए महाराष्ट्र सरकार चली भी गई है बेल कैंसिलेशन के लिए। सिंस ये गिवन कंडीशंस का वायलेशन है तो हायर कोर्ट जाने की भी जरूरत नहीं, उसी सेम कोर्ट में सेक्शन 439 क्लॉज 2 में जा सकती है कि भाई इन्होंने वायलेशन किया इन कंडीशंस का, इनकी बेल कैंसिल कर दी जाए। और रिपीट ऑफेंस कर रही हैं, ये वही चीज ये दर्शा रही हैं कि भाई कोर्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच लोगों का दबा दो यहाँ पर। देखिए मैं आगे भी उस पर आ रहा हूं। ये फ्रीडम स्पीच कहां से आ गई? देखिए मेरी बात सुनिए, मैं आपके दारूवाला साहब, लेट द लर्नेड काउंसिल स्पीक, लेट द लर्नेड काउंसिल स्पीक अबाउट द टेक्निकल एंड लीगलिटीज ऑफ दिस केस। देखिए मैं उस जगह कोर्ट का आदेश भी नहीं मानेंगे। मैं उस जगह से आता हूं जहां बारी बारी से दोनों तरफ के वकीलों को बोलने का मौका दिया जाता है। मुझे बोलने दीजिए। देखिए कोर्ट जरूर इस कंडीशन, इन चीजों को देखेगा कि भाई क्या जो परिस्थिति थी वो क्या थी, क्या वायलेशन हुआ है कि नहीं, ये कोर्ट डिसाइड करेगा। भाई हम और आप डिसाइड नहीं कर सकते इस चीज को। कोर्ट ने बेल दी है, कंडीशन कोर्ट ने लगाई है, कोर्ट ही देखेगा, एग्जामिन करेगा कि कंडीशन का वायलेशन है या नहीं है। पर प्राइमा फेसी पता चलता है तभी महाराष्ट्र सरकार चली गई है वायलेशन के लिए। पर अगर उस कंडीशन, और अगर भाई इनके पास ये भी ऑप्शन है कि ये हायर कोर्ट चले जाए, अगर कैंसिल होती है कि भाई हमारी जो कैंसिलेशन हुई है ये गलत हुई है और ये कंडीशंस ही गलत थी, क्योंकि हम सुनिए एक पार्लियामेंट्री प्रिविलेज वाला मेंबर अगर उसको बोलने से रोका जाएगा, वो ये भी बोल सकते हैं। भाई ऑप्शन है उनके पास जाने का, हर आदमी को कोर्ट जाने का ऑप्शन है, कोई रोकता नहीं है। आपके पास ऑप्शन, आप जाइए, हम तो पार्लियामेंट के व्यक्ति हैं भाई, मेंबर है, जनप्रतिनिधि, हमें तो बोलने का अधिकार है, मीडिया में आने का अधिकार है। अगर हमें रोक दिया जाएगा, उसमें एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, दे शुड नॉट अपीयर बिफोर मीडिया। अब पार्लियामेंट्री जो प्रिविलेजेस का होल्डर है उसको मीडिया में आने से रोक देंगे, जनप्रतिनिधि को रोक देंगे, तो फिर कैसे काम चलेगा? हालांकि बहुत सारी टेक्निकलिटी है, सब में पहले तो ये गुनाह बनता ही नहीं है। जी दारूवाला साहब, ये अदालत पे छोड़ देते हैं क्योंकि इंडिया का सवाल कार्यक्रम का ये मंच का समय होता है कार्यक्रम खत्म करने का। ये अली दारूवाला साहब, हर्षवर्धन केनेकर, विक्रम सिंह जी, संजीव कौशिक साहब और पुष्कर शर्मा, आप लोग इंडिया का सवाल कार्यक्रम में आए। आप लोगों ने अपनी अपनी राय रखी, अपने विचार रखे, अपना पक्ष रखा। आज सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जाते जाते मैं इतना कहना चाहूंगा कि हमारे देश की सियासत में हनुमान रमजान, मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, इस पर किसी शायर ने क्या खूब कहा है, आसमान के उड़ते परिंदों को उनका मजहब नहीं पता, आसमान के उड़ते परिंदों को उनका मजहब नहीं पता, अगर पता होता तो न जाने आसमान से खून की बारिश होती। इंडिया का सवाल में आज के लिए बस इतना ही।